ऑल राइट गाइज, लेट अस कंटिन्यू। पिछले सेशन में हमने असेंशियल एलिमेंट सारे पढ़ लिए थे, डिफरेंस बिटवीन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ गुड्स कर लेते हैं। यहाँ पर ना गुड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइप ऑफ गुड्स क्या होते हैं, कि उनकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। सो टू नो व्हेन द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड वी नीड टू नो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स। चलो, गुड्स की सबसे पहले तो इन्होंने डेफिनेशन दिया जो हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। Goods means every kind of movable property. Movable मतलब you can take it from one place to another. Immovable तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड ही नहीं है। वो सेल कैसे करोगे, एक जगह से दूसरे के कैसे लेके जाओगे? सेल तो होती है लेकिन वो दूसरे एक्ट्स में कवर्ड है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मैंने आपको बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। प्लेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड है। इट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, but it includes stock, share, growing crop, grass, things which are attached to or forming part of land, जैसे हो गया trees या फिर हो गया coal, क्रॉप्स हो गए, ग्रास हो गया। लेकिन वो आप निकाल रहे हो ना, यू आर एंटरिंग इन टू एन एग्रीमेंट टू सेवियर देम। सेवियर मतलब रिमूव, डिटैच देम बिफोर और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो आपने प्रॉमिस कर लिया है कि मैं उसको निकाल के तुमको दूंगा, हाँ, तो वो मूवेबल बन जाएंगे। एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी भी हमने पढ़ा था। एक्शनेबल क्लेम्स में आएंगे आपके डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रोमिसरी नोट, ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया इधर, प्रोमिसरी नोट आ गया, दे आर एक्शनेबल क्लेम्स। मनी भी नहीं आएगा यहाँ पर बिकॉज मनी इज द करेंसी करंटली इन सर्कुलेशन। लीगल टेंडर, करेंसी विच इज इन सर्कुलेशन। हाँ, लेकिन ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स जो होते हैं उन्हें गुड्स माना जाता है। यू कैन बाय एंड सेल ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स। ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स गुड्स हैं। चलो, अभी गुड्स में क्या आएगा? ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स गुड्स हैं। जैसे शेयर्स गुड्स हैं वैसे डिबेंचर्स भी गुड्स हैं। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये जो इनटैंजिबल्स हैं ये भी गुड्स माने जाएंगे बिकॉज यू कैन बाय एंड सेल गुडविल, यू कैन बाय अ पेटेंट, यू कैन सेल अ पेटेंट। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने एक मेडिसिन इन्वेंट की, मैंने उसको पेटेंट करा लिया, मैंने किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेच दिया। बाइंग एंड सेलिंग इज पॉसिबल। ट्रीज टू बी कट इनटू लॉग्स टू बी डिलीवर्ड, ये तो टिम्बर हो गया, दे आर ऑल गुड्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज, दे आर नॉट कवर्ड बाय द एक्ट। ये सब हमने पढ़ा था। अब मेन जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगी आपके लिए, उसी में पूरा हमारा क्लासिफिकेशन कवर हो जाएगा। नाउ गुड्स मे बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। वी हैव एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड contingent goods. So goods may be either existing goods, future goods या फिर contingent goods. Existing goods are further classified as specific goods, unascertained goods या फिर ascertained goods. अब एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, लाइन से पढ़ेंगे। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो बन के सेलर के पास रेडी है, सेलर के पोजेशन में है। तो लेट्स से कि मैं एसी खरीदने चली गई, तो मैं विजय सेल्स गई, मैंने बहुत सारे एसीज लगे हुए थे, मैंने बोला मुझे ये मित्सुबिशी का एसी चाहिए। तो वो बोला हाँ मैडम गोडाउन में पड़ा है, 10 मिनट दीजिए मैं लेकर आता हूँ। दे आर एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, उसने बोला हाँ ठीक है मैं ले आता हूँ। और क्योंकि मैंने मित्सुबिशी को ही स्पेसिफाई किया था, मुझे तो यही चाहिए, इसी का इनवॉइस बनेगा, इसी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सच टाइप ऑफ गुड्स आर नोन एज स्पेसिफिक गुड्स. Specific goods are those goods which are agreed upon at the time of contract of sale. मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया भाई यही चाहिए, इसी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं? Unascertain goods are those goods which are not identified, they are not agreed upon at the time of contract of sale. They are identified by description or sample only. Let's say, for example,
एक्स ने वाई से कहा मुझे 100 बैग्स ऑफ राइस चाहिए। अब वाई के गोडाउन में 500 बैग्स पड़े थे। अब उन 500 बैग्स में से एक्स के 100 बैग्स कौन से हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया है कि मुझे 100 बैग्स चाहिए। अब उन 500 बैग्स में से एक्स के 100 कौन से वो अभी तक हमने नहीं डिसाइड किया, वो बाद में डिसाइड करेंगे। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स आर नॉट आइडेंटिफाइड, दे आर नॉट एग्रीड अपॉन, वो तो अब बाद में डिसाइड होगा। सच काइंड ऑफ गुड्स आर नोन एज अनअसर्टेन गुड्स। अभी नहीं पता 500 में से इसके 100 कौन से हैं। अगर आपको क्वेश्चन में डैश आउट ऑफ, ये आउट ऑफ वर्ड्स दिख जाते हैं ना, it is a hint that they are talking about uncertain goods. One more example. X ने Y के घर पे 5 छोटे छोटे पपीज देखे, सब एक जैसे दिखते हैं एकदम। बोलते यार बहुत क्यूट है, मैं एक ले जाऊं। बोलते हाँ ले जा। अब उन 5 में से X का कौन सा है वो नहीं पता हमें, लेकिन वो एक लेकर जाएगा। सो 1 puppy आउट ऑफ 5। तो उन 5 में से इसका एक कौन सा है वो हमें नहीं पता। ऑल द 5 आर अनअसर्टेन गुड्स। हाँ, फिर उसमें से हमने एक को निकाला और बोला ये ले जाओ, इट बिकम्स ascertain goods. So ascertain goods are those goods which are identified only after the formation of the contract. Okay, they are identified, they are agreed upon only after the formation of the contract. अब इन 500 बैग्स में से हमने 100 बैग्स को आइडेंटिफाई किया और उन्हें साइड में निकाल के रख लिया, दे बिकम असर्टेन। तो असर्टेनमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? असर्टेनमेंट के लिए मुझे 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, मुझे उन गुड्स को, जो वो 100 बैग्स है, 500 में से 100 कौन से निकालने वो पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन को असर्टेनमेंट भी बोलते हैं। टू आइडेंटिफाई मतलब टू असर्टेन। और स्टेप 2 होता है अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब टू सेट असाइड, साइड में रखना। दोनों चाहिए। हाँ, दोनों अगर होंगे तभी असर्टेनमेंट होती है, तभी असर्टेन गुड्स बनेंगे। मान लो कि आपने सोचा कॉलेज में, ठीक है, सब लोग वाइट शर्ट पहन के आएंगे इस संडे को, आपके पास अच्छी वाली वाइट शर्ट नहीं है, तो आप शॉप में खरीदने चले गए। आपने देखा बहुत सारी वाइट शर्ट्स लगी हुई हैं, आपने एक चुनी, आपको पसंद आई, आप कैश काउंटर पे गए, बैग खोला, ना वॉलेट है ना मोबाइल लेकर आए हो, तो आप उस शॉपकीपर को क्या बोलोगे? भैया साइड में रखना, हम आते हैं। साइड में रखना क्यों बोला आपने ऐसे? क्योंकि वो कोई और ले जाएगा, तो अगर उसने रैक पे ही रखी कोई और ले जाएगा तो? साइड में रखने को असर्टेनमेंट बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। जैसे ही वो हो जाता है आपके मन में, आप ओनर बन गए, इसीलिए आपने उसको बोला ना साइड में रख। तो आइडेंटिफाई कर ली कि मुझे तो यही वाइट शर्ट चाहिए, असर्टेनमेंट। मैंने उसको साइड में रखवा ली, मतलब मैं मेरे मन में ओनर बन चुकी हूं, अप्रोप्रिएशन। इन दोनों के बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, गुड्स आपके नाम पे असर्टेन हो गए। आपको समझा? तो स्पेसिफिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम कि भैया यही पेन चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे तो यही बैग चाहिए, मुझे तो यही ड्रेस चाहिए। लेकिन आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, आपने बोला भाई 5 पड़ी है, 3 पांचों तो सेम है, एक दे दे चल। अब कौन सी एक है वो नहीं पता, दे आर ऑल अनसर्टेन, ऑल 5 आर अनसर्टेन। उसमें से एक सेलर चुन के निकाल लेता है, दैट बिकम्स असर्टेन। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? फ्यूचर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी अक्वायर्ड, टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द सेलर। सेलर के पास अभी गुड्स के पोजेशन नहीं है, वो आएगी। दे आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी प्रोड्यूस्ड, टू बी अक्वायर्ड बाय द सेलर एट अ फ्यूचर डेट। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक्स एक फार्मर के पास गया और उसने बोला कि मुझे कॉर्न चाहिए। कॉर्न बोलते अभी कॉर्न के ना मैंने सीड्स डाले हैं, वो छोटे छोटे प्लांट्स आए हैं, आप 1 महीने के बाद आओ, मैं आपके लिए कॉर्न तैयार करके रखता हूँ। कॉर्न अब तैयार होगा इन द फ्यूचर, दे आर फ्यूचर गुड्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स
मैन्युफैक्चरर के पास बन के रेडी हैं, लेकिन सेलर के पास अभी तक आए नहीं है, दे आर स्टिल फ्यूचर गुड्स. तो फ्यूचर गुड्स क्या होता है? गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी प्रोड्यूस. जैसे मैंने स्विचेस का ऑर्डर दे दिया, 1 लाख स्विचेस, अरे अभी बनाने पड़ेंगे ना आपके लिए, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करना पड़ेगा. दे आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी प्रोड्यूस्ड एट अ फ्यूचर डेट. या फिर दे आर टू बी अक्वायर्ड बाय द सेलर एट अ फ्यूचर डेट. सेलर के पास अब तक वो गुड्स आए नहीं है, वो आएंगे. इवन देन दे आर फ्यूचर गुड्स. अगर सेलर के पास ऑलरेडी उसके पोजेशन में पड़े हुए हैं, देन दे आर एग्जिस्टिंग गुड्स. ठीक है. तो फ्यूचर गुड्स का ये मतलब नहीं है कि वो बनने बाकी हैं. फ्यूचर गुड्स का ये भी मतलब है कि वो अब तक सेलर के पास नहीं है, वो अक्वायर करना बाकी है. कंटिंजेंट क्या होता है? कंटिंजेंट गुड्स आर दोज गुड्स the acquisition of which by the seller depends upon either happening or non happening of some uncertain future events. अब एक्स अपने फ्रेंड के फार्म हाउस में चला गया. एक्स अपने फ्रेंड के फार्म हाउस में चला गया. वहां पर उसने देखा कि एक मैंगो ट्री है. अरे वाह, मैंगो ट्रीज, 200 मैंगोज दे दे. वो फ्रेंड इसकी तरफ देख रहा है. अरे 200 होंगे तो दूंगा ना, मुझे नहीं पता कितने हैं. 200 होंगे तो मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे. तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मैंगोज, वो तो डिपेंड करता है. अभी कुछ तोड़ेंगे तो ही मालूम पड़ेगा. तो अनसर्टन है, पता नहीं, उसमें हो भी सकते नहीं भी हो सकते ना 200 मैंगोज. तो एक्स को 200 मैंगोज ही चाहिए, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द अनसर्टन इवेंट. तो गुड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, डिपेंड्स अपॉन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट. सच टाइप ऑफ गुड्स आर नोन एज कंटिंजेंट गुड्स. एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे वीट सप्लाई करूंगा एट 500 रुपीज पर के जी. एक बहुत ज्यादा हो गया ना. एट 500 रुपीज पर क्विंटल. ओके, तो इन दिस केस मैं तेरे को दूंगा प्रोवाइडेड इट रेन्स वेल एंड आई हैव अ गुड क्रॉप, वरना प्राइस बढ़ जाएगा. तो मुझे ये 500 रुपये में मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन अनसर्टेन इवेंट, रेन. सच गुड्स आर कंटेंजेंट गुड्स. चलो देख लेते हैं, अभी ये सब हमारे टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेते हैं. Existing goods are those goods which are physically in existence at the time of contract of sale. At word हमारे लिए important है. नहीं, at यहाँ पर नहीं, आगे important. They are physically in existence. They are either owned or possessed by the seller at the time of contract of sale. मतलब existing goods बन के तैयार हैं, सेलर के पोजेशन में आके तैयार है. ठीक है, वो बन के रेडी हैं, वो सेलर के पास हैं. Now these goods may be either specific goods, uncertain goods या फिर ascertain goods. Specific goods are those goods which are identified, they are agreed upon at the time, at the time of contract of sale. Uncertain goods are those goods which are not identified, they are not agreed upon, they are not identified, they are not agreed upon at the time of contract. They are described by description or sample. Out of words मैंने आपको दिए थे ना, out of 1 horse out of 5 horses, 1 dog out of 5. Certain goods are those goods which are identified only after the formation of contract. When out of a mass of uncertain goods, 500 बैग्स में से जब मैंने 100 बैग्स को स्टेप 1 आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेप 2 सेट असाइड, अमार्क्ड कर दिया, इसको अप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं. तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब मैंने असर्टेन कर लिया और मैंने साइड में भी रखवा लिया. देन गुड्स आर असर्टेन, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. फ्यूचर गुड्स, दे आर दोज गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड. टू बी मतलब अभी तक रेडी नहीं है, बनेंगे. To be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract. तो कैन आई से कि फ्यूचर गुड्स एक्चुअली एक एग्रीमेंट टू सेल है. ओनरशिप फ्यूचर में ही ट्रांसफर होगी जब गुड्स बन के रेडी होंगे. दे आर नॉट इन एग्जिस्टेंस और मे बी दे आर इन एग्जिस्टेंस बट दे आर नॉट येट अक्वायर्ड बाय द सेलर. ये तो सब हमने डिस्कस कर लिया. या तो बनना बाकी है या सेलर के पास आना बाकी है. दे आर ऑल फ्यूचर गुड्स.
Contract for sale of future goods operates as an agreement to sell because ownership will be transferred at a future date. It's not sale. Contingent goods are those goods the acquisition of which by the seller depends upon uncertain contingencies. It means either happening or non happening of some uncertain future event. Valid contract will come into existence only when the goods are actually acquired by the seller. अरे सेलर के पास गुड्स आएंगे तभी वो बायर को देगा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना. सेलर को ही नहीं पता कि 200 मैंगोस हैं या नहीं है. सेलर को ही नहीं पता अच्छी बारिश होगी या नहीं. हाँ, अगर 200 मैंगोस निकले तो सेलर बोलेगा चल बायर आजा. अगर अच्छी बारिश हुई तो बोलेगा चल बायर आजा, 500 रुपए में देता हूं तेरे को. लेकिन 200 मैंगोस निकले ही नहीं, बारिश अच्छी हुई नहीं, देन द पार्टीज आर डिस्चार्ज. कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही नहीं. मैम क्या वो बोल सकते चल तेरे पास 200 नहीं है ना, 100 मैंगो से वो दे दे चल. नहीं, 200 का कॉन्ट्रैक्ट था तो 200 ही आपको लेने पड़ेंगे. आप उसको ये नहीं बोल सकते 100 में काम चला ले. हाँ, बायर मान जाता है तो 100 का अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. वो 200 वाला जो आपने उसको पूछा था उसने नहीं दिया, वो तो वॉइड हो जाएगा. अब 100 का फिर आप बोलोगे तू 100 देता है क्या, अगेन वो एक ऑफर हो गया. वो बोलते हैं हाँ मैं दे दूंगा, ऑफर एक्सेप्ट हो गया. तो वो 100 अगर वो मान लेता है वो अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ठीक है. Very important for theory question, effect of destruction of subject matter. अब देखो, मैं और आप यहां पर बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड अननोन टू बोथ ऑफ अस द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड. हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ है, गुड्स डिस्ट्रॉय. अरे वो हॉर्स वाला एग्जाम्पल याद है आपको? एक्स वॉज entering into a contract for sale of horse but unknown to both the parties the horse had already died. इनको पता ही नहीं है. मैम ये तो बायलैटरल मिस्टेक हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. यस, समटाइम्स द गुड्स हैव पेरिश्ड बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. बिफोर मेकिंग मतलब यहाँ पे तो बन रहा था कॉन्ट्रैक्ट. अरे अगर बन भी चुका है, इनको पता ही नहीं ना गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाएगा. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है ये. बायलैटरल मिस्टेक बोलो, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी बोलो, सेम ही है इसका इफेक्ट. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है. या तो आप इसको बायलैटरल मिस्टेक बोलो. म्यूचुअल मिस्टेक क्या होता है? बायलैटरल मिस्टेक. या तो आप इसको बायलैटरल मिस्टेक बोलो या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल दो. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी दोनों ही है ना ये. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करने के लिए ना 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने. सबसे पहली, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स. अब एग्जाम्पल से करते हैं. एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे मेरा हॉर्स सेल करूंगा. ये देख के भी आए कौन सा हॉर्स था. अब ये लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अननोन टू बोथ ऑफ देम. वो हॉर्स डाइड, इनको पता ही नहीं. ये लोग यहाँ पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हॉर्स बेचारा. अब कैन एक्स टेल वाई अरे वो हॉर्स तो नहीं है, कोई दूसरा रख ले. नहीं, मैंने तो उसको आइडेंटिफाई किया था, मुझे तो वही हॉर्स चाहिए, वही ब्रीड का वही हॉर्स. क्योंकि क्या होता है ना, जब हॉर्स खरीदते हैं ना तो उनके जीन्स देखे जाते हैं, पेरेंट्स के. मदर फादर ने अगर रेसेस जीती थी, मतलब इसमें भी वो जीतने की वो जीन्स हैं, तो वैसे बहुत कुछ रहता है उसमें. नहीं, मेरे को तो यही घोड़ा चाहिए. अच्छा, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे मेरी होंडा सिटी कार है ना सेल करूंगा, होंडा सिटी कार में दूंगा. अब इनको पता ही नहीं, होंडा सिटी कार फ्लड्स में बह गई, उस दिन बहुत बारिश थी, इनको पता ही नहीं. अब होंडा सिटी तो गई. कैन एक्स टेल वाई देख यार, होंडा सिटी तो गई, मेरे पास मर्सिडीज भी है, वो रख ले, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा अपना. ऐसे नहीं होता. उसने जिसका कॉन्ट्रैक्ट करना था वो अगर चीज रही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही हो जाएगा ना. तो गुड स्पेसिफिक है. गुड्स हैव पेरिश्ड or they have become so damaged that they no longer answer their description before making the contract. Goods have perished. X ने Y को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे हिमालयन का प्योर पिंक सॉल्ट ला के दूंगा, बहुत रेयर होता है वो. तो इसने उसको सॉल्ट देने का प्रॉमिस किया, 100 बैग्स.
अब इसने तो बैग्स अपने ना गोडाउन में भर के रखे थे, गोडाउन में पड़े थे, इनको पता ही नहीं, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां पे चोर आए, ताला तोड़ा, सब ले गए, इनको पता ही नहीं। अच्छा, बारिश आई, गोडाउन भर गया पानी से, सॉल्ट बह गया, पेरिश हो गया, डिजोल्व हो गया वाटर में, इनको पता ही नहीं, ये यहाँ पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है भाई। अरे तू सादा सॉल्ट ले, सॉल्ट तो सॉल्ट होता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया था वही पेरिश हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट करके कोई फायदा ही नहीं ना। अच्छा, दे आर सो डैमेज दैट दे नो लॉन्गर आंसर देयर डिस्क्रिप्शन। अच्छा सुनो, एक्स ने वाई को अपनी होंडा सिटी कार दिखाई, उसने बोला हाँ मैं ये खरीद लूंगा। इसने बोला देखिए यार बहुत धूप है, चलो ऑफिस में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये लोग दोनों ऑफिस में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, कुछ एक माइलेज वगैरह का कुछ नंबर या कोई चेसी नंबर चाहिए था, यार इतना याद नहीं आ रहा, चल ना गाड़ी में ही देख लेते हैं। ये लोग गए वहां पर, ये ढूंढ रहे हैं कि गाड़ी किधर है। पता चला कि एक ट्रक आया था, होंडा सिटी को ठोक के चला गया, होंडा सिटी की नैनो कर दी। ये मेरी कार है, ये होंडा सिटी है, यार पहचानी नहीं जा रही। इट इज नो लॉन्गर आंसरिंग द डिस्क्रिप्शन, इतनी डैमेज हो चुकी है कि पहचानने में नहीं आ रही, यार ये मेरी होंडा सिटी थी। कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाएगा, आप उसको यूनिवर्सिटी, चलो होंडा सिटी तो गई अभी, मेरे पास मर्सिडीज भी है, वो रख ले, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा थोड़ा सा, होंडा सिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मेरे को तो वही चाहिए। सेलर इज नॉट अवेयर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, उसको पता ही नहीं कि कुछ डिस्ट्रॉय हो, तो उसको पता होता और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर तो हम उससे डैमेजेस क्लेम करते, लेकिन तो उसको पता ही नहीं था, बेचारा इनोसेंट है। तो विच आर द थ्री कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड? सेल इज ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, goods they have perished, they have become so damaged that they no longer answer their description, and seller is not aware. अच्छा, कभी कभार क्या होता है ना, एग्रीमेंट टू सेल हो गई, लेकिन अब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, सेल नहीं हुई है, और इस ड्यूरेशन में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, अब एक्स ने वाई से कहा कि तू ये मेरी कार है ना, 7 डेज तक अपने पास रख, पसंद आई रखना, वरना रिटर्न कर देना। थर्ड डे पे कार डिस्ट्रॉय हो गई इन फ्लड्स, लॉस कौन बेयर करे? एक्स ही ओनर है, वही लॉस बेयर करेगा ना, सेल तो हुई नहीं, सेल होने से पहले थर्ड डे को ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, ना तो वाई ने कंफर्मेशन दिया था, ना 7 दिन एक्सपायर होते, सेल तो हुई नहीं और पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। अगर गुड्स स्पेसिफिक है तो भाई मुझे कोई और गुड्स नहीं चलेंगे, डिस्ट्रॉय हो गए ना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, एग्रीमेंट टू सेल वॉइड हो जाएगी if the contract is for specific goods and they are destroyed without the fault of buyer or seller. अच्छा, फ्यूचर गुड्स थे लेकिन मैंने उनको सफिशिएंटली आइडेंटिफाई किया हुआ था, जैसे क्रॉप्स लगे हुए थे, तो मैं देखने चली कि हाँ यही क्रॉप चाहिए, ये यही क्वालिटी चाहिए थी मुझे, अगले ही दिन आग लग के सब जल गया, तो कैन आई टेल, अब मेरे क्रॉप, मेरे नेबर ने भी वही उगाया था, वो ले लो, तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ना। नेबर के साथ अभी हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तुम्हारा तो वॉइड हो गया ना। लेकिन थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फॉर अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन, uncertain goods are those goods which are not identified, they are not agreed upon at the time of contract of sale. सुनो, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया that I will sell 100 bags of rice out of 500 bags. I will sell 100 bags of rice out of 500 bags. They are all uncertain. ये all 500 are uncertain. At night, fire occurred, but Y managed to save 300 bags. अरे वाह,
अरे कोई बात नहीं, तुमने वैसे भी 100 बैग्स को आइडेंटिफाई तो किया नहीं था, इन 300 बैग्स में से दे दो ना, कॉन्ट्रैक्ट अब भी परफॉर्म कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अच्छा, सारे 500 के 500 बैग्स है ना डिस्ट्रॉय हो गए, दूसरा सिचुएशन, सारे डिस्ट्रॉय हो गए, कोई बात नहीं, कुछ आइडेंटिफाई तो किया नहीं था ना, कहीं और से लाके दे दो, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। अरे लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं किया ये सेलर ने, ठीक है, फेलियर अमाउंट्स टू breach of contract, aggrieved party can claim damages, that is buyer. yes, तो अनअसर्टेन गुड्स में कहानी कुछ और ही है, दैट इफ द गुड्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड तो भी क्या फर्क पड़ता है, आइडेंटिफाई तो आपने किया ही नहीं था, कहीं और से लाके दे दो, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, इवन इफ द एंटायर स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अच्छा, parties remain liable to fulfill their obligation. Failure amounts to breach of contract, aggrieved party can claim damages. Easy है ना? चलो, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, प्राइस। आपको जब भी ऐसा लगता है ना मैम थक गए, बस हो गया अभी, वीडियो पॉज कर लो, कंट्रोल तो सारा आपके ही हाथ में है। लाइव लेक्चर में ऐसा नहीं होता ना, लाइव लेक्चर में तो हम बोलते जाते हैं, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं होता, मैम कब खत्म होगा, मन में सोचते रहते हो, अभी तो आप कभी भी हमको बंद कर सकते हो इधर, है कि नहीं, तो टेंशन मत लो। मेरे लेक्चर्स में ना मोस्टली इट इज़ ओनली कॉन्टेंट, मतलब मुझे ना ऐसे चिढ़ाते थे जब मैं लाइव लेक्चर देती थी कि मैम तो रुकती ही नहीं, इधर उधर की बातें, मतलब सांस ही नहीं लेने देती हमको, बस सिखाती ही रहती है, क्योंकि मुझे कंटेंट के अलावा ना कुछ आता ही नहीं, मतलब एंटरटेन करो, जोक्स क्रैक करो, यार एक तो आपके पास टाइम हमेशा कम रहता है, उसमें भी मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ इधर उधर की बातें करके, उसके लिए इंस्टाग्राम कम नहीं है क्या, इतनी डिस्ट्रैक्शंस है हमारे पास में कि मैं भी आके यहाँ पर टाइम पास करूँ, 1 घंटे का लेक्चर 3 घंटे में कवर करूँ। मेरे लेक्चर्स हमेशा ऐसे ही होते हैं, आप कोई भी कोर्स ले लो फटाफट कंप्लीट, उसमें कोई कोई टाइम पास नहीं इधर उधर, फिर क्या होता है ना, लिंक भी टूट जाता है, जैसे अभी आपका हो रहा है, लिंक टूटा कि नहीं, तो चिंता मत करो, आप कभी भी ब्रेक ले सकते हो, आपको सोशल मीडिया देखना है आप देख सकते हो, लेकिन मेरे इसमें मैं इधर उधर की बातें करूँ, अपनी स्टोरी सुनाऊँ, अपनी दुख भरी कहानी लेकर आपको मैं बोर, मेरे को नहीं मुझे नहीं जमता ये सब, आओ सीखो, फटाफट 1 आध घंटे में सब फिनिश करके आप भी फ्री मैं भी फ्री, ये सही है कि नहीं फिर, है ना। चलो, प्राइस ऑफ गुड्स क्या होता है, प्राइस इज नथिंग बट मॉनेटरी कंसिडरेशन, देखो प्राइस होना बहुत जरूरी है, प्राइस ही नहीं होगा तो वो गिफ्ट है, वो सेल थोड़ी ना है, गुड्स फॉर गुड्स बार्टर है, सेल थोड़ी ना है। प्राइस कौन फिक्स करेगा बताओ, देखो जिन पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट है वही फिक्स करेंगे ना, बायर और सेलर, पार्टीज को नहीं आ रहा, हाँ तो कोई मेथड ले लो, कोई मैनर ले लो, जैसे कोई फॉर्मूला लगा लो, या किसी वैल्यूअर को ले आओ, कोई एंटीक ज्वेलरी है, एंटीक पेंटिंग है, वैल्यूअर को ले आओ। हाँ आपको नहीं आता ना तो ऑडिटर बता देगा कि भाई कोई फॉर्मूला वगैरह बता, अकाउंटेंट कोई फॉर्मूला बता, तो किसी ना किसी जैसे मार्केट प्राइस ले लो, या कोई थर्ड पार्टी वैल्यूअर के पास चले जाओ, अकाउंटेंट बता देगा, कोई फॉर्मूला लगा लो, या फिर इट मे बी डिटर्मिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी। मैं भी वो गुड्स पहली बार बना रही हूँ, मेरे को भी नहीं पता कि इसका कॉस्ट और इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, धीरे धीरे बनते बनते हमको आइडिया आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्राइस प्रिवेलिंग इन द ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर, कि भाई देखो जो ऑर्डर डेट पे प्राइस है, जो बाकी ले रहे हैं वही दे दो आप। अब मैंने तो तरीके डिसाइड किए हुए थे कि पार्टीज ही बताएंगी, या फिर किसी मैनर में कर लो, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग्स में कर लो। अरे लेकिन ना क्या हुआ, सेलर बायर को गुड्स दे चुका है भरोसे पे कि बनते बनते प्राइस पता लगेगा तू दे देना, अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन फिर प्राइस डिटरमिन ही नहीं हो पाया। बायर देख तू गुड्स तो लेके बैठा है, ओनर तो तू बन गया है, प्राइस डिटरमिन नहीं हो पाया, तो तू कुछ रीजनेबल प्राइस दे दे,
अब रीजनेबल क्या होता है वो तो केस टू केस डिपेंड करेगा, तो लॉ में कहीं डिफाइंड ही नहीं है. व्हाट इज रीजनेबल, दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस. Sometimes parties decide that the price will be fixed by a third party. थर्ड पार्टी डिटरमिन करेगी. जैसे एक्स और वाई है ना, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, ठीक है. अब इन्होंने डिसाइड किया है कि हम नहीं बताएंगे भाई प्राइस, प्राइस तो जेड डिटरमिन करेगा. तो वो एक वैल्यूअर के पास चले गए. मैम आपने यहाँ पे भी वैल्यूअर बोला था, यहाँ पे भी आप बोल रहे हो. देखो ये तो वन ऑफ द मेथड्स है ना, यहाँ पर तो सिर्फ वैल्यूअर के बाद मतलब थर्ड पर्सन के पास जाओगे. अब लेट्स टेक अ प्रॉपर एग्जाम्पल, तभी आपको समझेगा. एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 100 बैग्स ऑफ सीमेंट दूंगा. 4 इंस्टॉलमेंट्स की बात हुई थी, 4 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा. 25 बैग्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो दे चुका है, ठीक है. 25 बैग मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छे से. एक्स ने वाई को कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तेरे को 100 सीमेंट बैग सप्लाई करूंगा इन 4 इंस्टॉलमेंट. 25 बैग्स की वो इंस्टॉलमेंट दे चुका है. इन्होंने एग्री किया था कि प्राइस जेड बताएगा. जेड ने प्राइस डिटरमिन किया ही नहीं. बोलो, जेड फेल्ड टू डिटरमिन द प्राइस. अब हम तो 25 बैग्स दे चुके हैं, उसका क्या करें. कोई बात नहीं, वो मांग तो नहीं सकते वापस बायर से, गुड्स तो गए अभी उसके पास. 25 बैग्स का बायर, तू कुछ रीजनेबल प्राइस दे दे चल. और बाकी का क्या होगा, 75 बैग्स का. बाकी 75 बैग्स का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि प्राइस ही डिटरमिन नहीं हुआ है ना. नो प्राइस, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. अरे मेरे को ना बाद में पता चल गया कि एक्स की गलती की वजह से ऐसा सब हुआ है. बाद में पता चला कि एक्स की फॉल्ट की वजह से प्राइस डिटरमिन नहीं हुआ है. अच्छा, तो देखो सोल्यूशन तो वही रहेगा. 25 बैग्स, उसका रीजनेबल प्राइस, क्योंकि वो तो दे चुके हो ना आप. जो 75 बैग्स थे वो तो वॉइड हो जाएगा. और ये एक्स की वजह से हुआ है ना, एक्स की वजह से. वाई कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम एक्स. अच्छा, अगर वाई की गलती हुई तो एक्स डैमेज क्लेम करेगा. बस इतना ही है. समझ में आया आपको, ये लिख लो. रीड करते हैं. ये सेम है, देखो सेम टू सेम. ठीक है. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ. मैंने जानबूझ के इसको 2 पार्ट्स में किया था, आई डेंट वांट टू बर्डन यू. इसके बाद आपके 3 राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, इनको अवॉइड बिल्कुल भी मत करना. थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अप्लाई करना. ये कभी मत सोचो मेरे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ओन वर्ड्स में लिख के मार्क्स मिल जाएंगे. नहीं मिलते. आपको वो की वर्ड्स, की फ्रेजेस, सेंटेंसेस लिखने ही पड़ेंगे. तो एक काम करो, ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है इसको अटेम्प्ट करो. नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी, तो डिस्कशन वीडियो भी है हमारा. वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मार्क्स देने हैं आपको. ठीक है, तो मार्क्स कैसे होंगे, मैं अगर एग्जामिनर होती तो मैं कितनी वेटेज देती ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को, कीवर्ड्स क्या हैं, आंसर कैसे लाते हैं क्वेश्चन रीड करके, सब सिखाऊंगी आपको. लेकिन पहले खुद अटेम्प्ट करो. मिस्टेक हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप एक प्रैक्टिस ग्राउंड समझ लो. एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी ना, अभी इसको प्रैक्टिस कर लोगे. अवॉइड बिल्कुल भी मत करना. 3 क्वेश्चन आपको चाहिए तो पहले वो चैप्टर को रिवाइज कर लो. आंसर्स कैसे लिखने हैं आपको, देखो आंसर्स आपको 3 फॉर्मेट में लिखने हैं, 4 पार्ट्स में. 4 पार्ट्स में आप लिखोगे प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन. ठीक है, प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन. प्रोविजंस में आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पॉइंट्स लिखोगे, सेक्शन नंबर लिखोगे, केस लॉ का अगर कोई नाम है, यहाँ पर तो नहीं है केस लॉ, या फिर आप इसको रेफरेंस केस लॉ करके अलग हेडिंग भी डाल सकते हो और नाम लिख सकते हो. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आएगी. ठीक है, सेक्शन नंबर और थ्योरी. यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केस आपको ओन वर्ड्स में लिखने हैं. एनालिसिस मतलब आपको इधर सॉल्यूशन लिखना है,
और कंक्लूजन 1 या 2 सेंटेंसेस में आपको बस वो कंक्लूड करना है। अब देखो, कैन द सोफा सेट डीलर टेक बैक, ये जो क्वेश्चन लास्ट में पूछते हैं ना, ये आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में आंसर करना है और उसी का रिपीट एक सेंटेंस यहाँ पर भी आएगा। कैन ही रिकवर, यस या नो, वैसे लिखना सेंटेंस में। यस या नो लिख के नहीं छोड़ना है, यस सेंटेंस में लिख। थ्योरी क्वेश्चंस पॉइंट फॉर्मेट में लिखने आपको। आप हेडिंग दोगे, वो लाइन छोड़ दोगे, वो यहाँ की जगह छोड़ दोगे, यहाँ से लिखना शुरू करोगे। लीव अ लाइन, 2 हेडिंग दोगे, पॉइंट्स लिखोगे, 3 हेडिंग दोगे, पॉइंट्स लिखोगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ट्राई करो। मॉडल आंसर्स मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ सेंड किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से कंपेयर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सो आई सी यू देयर।